इस वीडियो में हम लोग बॉयलर हॉट लाइट अप के बारे में डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली हम लोग बॉयलर लाइट अप कहते हैं। एक्चुअल में यूनिट ट्रिप होने के बाद जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं यूनिट को दोबारा से इस कंडीशन में पहुंचाते हैं जिससे कि हम लोग बॉयलर लाइट अप कर पाएंगे। बॉयलर लाइट अप करने के बाद सारे पैरामीटर्स को फुलफ़िल करेंगे जो टरबाइन की रोलिंग के लिए चाहिए। टरबाइन रोलिंग करेंगे। टरबाइन रोलिंग के बाद मशीन को सिंक्रोनाइज़ करेंगे और सिंक्रोनाइज़ करने के बाद ग्रिड से टेक्निकल मिनिमम लोड तक लेकर जाएंगे। इस पूरे प्रोसीजर को ही स्टार्टअप कहते हैं। आज हम लोग हॉट स्टार्टअप प्रोसीजर पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे स्टेप वाइज। यूनिट ट्रिप करने से लेकर टेक्निकल मिनिमम लोड तक जाने के पूरे प्रोसेस को डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेंगे, कोल्ड लाइट अप, वार्म लाइट अप एंड हॉट लाइट अप या स्टार्टअप प्रोसेस किसको कहते हैं। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ देखेंगे, ट्रिप जस्ट होने के बाद क्या क्या ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म करते हैं। कॉस्टिंग डाउन एक्टिविटीज़ देखेंगे, जब टरबाइन ट्रिप कर गई है और उसकी स्पीड रिड्यूस होकर बारिंग स्पीड तक पहुंच रही है, उसके बीच में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना नेसेसरी है और किस किस चीज़ पे ऑब्जर्वेशन रखना होता है। टरबाइन की स्पीड्स देखेंगे जिसमें बारिंग स्पीड, शोकिंग स्पीड, जेओपी, एओपी का कट इन कट आउट स्पीड, ये सब देखेंगे। बॉयलर पर्जिंग के क्या परमिसिव्स हैं, बॉयलर पर्जिंग कब हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फाइनली हॉट स्टार्टअप का कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे वन बाय वन करके। स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में यूनिट स्टार्टअप प्रोसेस की क्लासिफिकेशन को दिखाया गया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, मिडल टेम्परेचर, एचपी टरबाइन की शाफ्ट और केसिंग के। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब कभी भी हम लोग स्टीम को इंटर कराते हैं टरबाइन के अंदर तो स्टीम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, वरना स्टीम सुपर हीटेड कंडीशन में नहीं रहेगी और मॉइस्चर कैरी करके ब्लेड्स को इरोड या कोरोजन करवा सकती है। इसलिए स्टीम का एक स्पेसिफिक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर होता है इंटर कराने से पहले। ये स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर जो मिनिमम लिमिट होता है वो अगर जाएगा एचपी टरबाइन के शाफ्ट या केसिंग के अंदर जिसकी टेम्परेचर लेस होगी तो इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, डेल्टा टी आएगा। और जब कभी भी डेल्टा टी आता है तो थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। इस थर्मल स्ट्रेस से बचने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया है स्टार्टअप प्रोसेस को कि स्टार्टअप प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एचपी शाफ्ट एंड केसिंग। स्टार्टअप प्रोसेस को 3 वेज में क्लासीफाई किया गया, हॉट स्टार्टअप, वार्म स्टार्टअप एंड कोल्ड स्टार्टअप। अब देखेंगे ये हॉट स्टार्टअप के टेम्परेचर का क्राइटेरिया क्या है। अगर एचपी टरबाइन का शाफ्ट या केसिंग का टेम्परेचर लेस देन 150 डिग्री सेल्सियस है तो उसे कोल्ड स्टार्टअप कहेंगे। बिटवीन 150 टू 350 डिग्री सेल्सियस है तो वार्म स्टार्टअप कहेंगे और ग्रेटर देन 350 डिग्री सेल्सियस है तो हॉट स्टार्टअप कहेंगे। अब ये स्टार्टअप को ड्यूरेशन के हिसाब से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारा यूनिट 3 to 5 डेज से ज़्यादा दिनों के लिए बंद रहा है तो जो एचपी टरबाइन की शाफ्ट और केसिंग टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली 150 के डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाएगी। ये क्लासीफाई हो जाएगा कोल्ड स्टार्टअप प्रोसेस के अकॉर्डिंग। और विद इन 2 to 3 डेज है तो एचपी टरबाइन के शाफ्ट और केसिंग की टेम्परेचर 150 से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करती है जनरली। और इसको क्लासीफाई करेंगे हम लोग वार्म स्टार्टअप के बेसिस पे। और अगर यूनिट ट्रिप की है 6 to 8 आवर के विद इन ट्रिपिंग हुई है और एचपी टरबाइन की शाफ्ट और केसिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 350 डिग्री सेल्सियस है, जनरली वो रहेगी, तो उसे क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं हॉट स्टार्टअप के बेसिस पे। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो यूनिट ट्रिप करती है अगर इमीडिएटली यूनिट ट्रिप करती है किसी एक रीज़न के कारण, फॉल्टी कंडीशन के कारण या ऑपरेशनल मिस्टेक के कारण, तो वो हमेशा लेस देन 6 आवर रहेगी। 1 से 2 आवर के विद इन हम लोग उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे और रीसेट करने के बाद दोबारा से यूनिट स्टार्टअप की तरफ जाएंगे। उस प्रोसेस में हम लोग हॉट यूनिट स्टार्टअप करेंगे। इसका प्रोसीजर जो कुछ भी होगा वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ग्रेटर देन 350 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए और ये रिलेटिवली इजी होगा विथ रिस्पेक्ट टू कोल्ड एंड वार्म लाइट अप। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो टाइम लगता है यूनिट को दोबारा से लाइट अप करके सिंक्रोनाइज कराने के बीच में वो कितना लगता है किस केसेस में। कोल्ड स्टार्टअप में जो है वो हीटिंग होगी, पहले तो हीटिंग होगी, वार्म अप होगा, बहुत सारी चीज़ों की हीटिंग और वार्म अप करके टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ कराएंगे ताकि वो डेल्टा टी जो है, जो स्टीम जो इंटर करेगी टरबाइन के अंदर, उसका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा ना रहे और थर्मल स्ट्रेस उतनी डेवलप ना हो। इसलिए जो कोल्ड लाइट अप है उसका जो ड्यूरेशन लगता है अप्रॉक्स 6 to 8 आवर लग जाता है हम लोगों को लाइट अप के बाद सिंक्रोनाइज कराने के बीच के ड्यूरेशन में। वार्म लाइट अप के केस में ये 2 to 6 आवर होता है। डिपेंड करता है कि वार्म लाइट अप किस कंडीशन से स्टार्ट किया गया है। और हॉट लाइट अप के केस में ये 1 से 1.5 आवर के बीच में होता है, समटाइम्स ये 2 आवर भी जाता है। ये भी डिपेंड करेगा कि जब ट्रिप की है यूनिट उसके बाद कितना टेम्परेचर प्रेशर ड्रॉप किया है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर ड्रॉप कर गया है तो उस केस में 2 आवर लग सकता है और कम के केस में 1.5 आवर में भी यूनिट को दोबारा से सिंक्रोनाइज किया जा सकता है।
इस स्लाइड में ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ दिखाया गया है जो इमीडिएटली हमें करना होगा जैसे ही यूनिट ट्रिप करती है। इस पे एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी डिटेल डिस्कशन के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ब्रीफली हम लोग यहाँ पर सारे स्टेप्स को वन बाय वन करके देखेंगे। जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ है कि नहीं इसे कंफर्म करना होगा इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन के थ्रू। एचपी बाईपास फास्ट ओपन हो जाना चाहिए, एलपी बाईपास ओपन होना चाहिए, टीडी बीएफपी ट्रिप हो जाना चाहिए और एमडी बीएफपी ऑटो स्टार्ट करके सर्विस में आ जाना चाहिए। एमडी बीएफपी ऑटो स्टार्ट अगर नहीं होगा तो हमें मैनुअली ऑटो स्टार्ट करके ड्रम लेवल को कंट्रोल करना है। पीआरडीएस को हमें चार्ज करना होगा दूसरा यूनिट अगर अवेलेबल है तो, और नहीं अवेलेबल है इन दैट केस एमएस लाइन से ASB22 वाल्व को ओपन करके पीआरडीएस के प्रेशर को और टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ग्लैंड स्टीम के प्रेशर एंड टेम्परेचर को मेंटेन करना है। FDV16 को बंद करना है और लो फीड वाटर रेंज लाइन को सर्विस में लेना है ड्रम लेवल कंट्रोल करने के लिए। ड्रम लेवल को मेंटेन करना नॉर्मल रेंज में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए MD-BFP को सर्विस में रखना है, लो रेंज फीड वाटर लाइन को सर्विस में रखना है और HP बाईपास को भी कंट्रोल करना है ताकि वो ड्रम लेवल को मेंटेन कर पाए। ड्रम लेवल को ज़्यादा अगर लो हो जाता है इन डैट केस CC पंप अगर तीनों सर्विस में तो एक CC पंप को कट आउट कर देना है, बाद में फिर हम इसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। एक CBD लाइन को लाइन अप करा देना है और इको रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन कर देना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ट्यूब्स के हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस स्लाइड में टरबाइन के बारिंग और कॉस्टिंग डाउन टाइम को दिखाया गया। एक्चुअल में जब टरबाइन ट्रिप करता है उसकी स्पीड 3000 RPM रहती है। 3000 RPM से टरबाइन में अब स्टीम जाना बंद हो चुका है तो ये डी एक्सेलरेट करता हुआ नीचे की तरफ इसकी स्पीड ड्रॉप करते जाती है। सो ड्यूरिंग द ट्रिपिंग टरबाइन की स्पीड ड्रॉप करते हुए फाइनली 120 RPM पे आकर बारिंग स्पीड पे होल्ड करनी चाहिए। इसके ड्यूरेशन में जो कुछ भी स्पीड बीच में इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोगों को हमेशा ऑब्जर्वेशन बना कर रखना है। सो सबसे पहले स्पीड जो आती है 3000 से ड्रॉप करने के बाद वो 2850 RPM होती है। इस समय LOP ऑटो स्टार्ट हो जाना चाहिए। 510 RPM आएगी तो JOP ऑटो स्टार्ट होना चाहिए। ये हमें इन सारे की स्पीड्स पे ऑब्जर्वेशन हमेशा रखना है। 210 RPM जब आएगा तो टर्निंग गियर वाल्व ऑटो ओपन हो जाना चाहिए और 120 से 130 RPM के बीच में टरबाइन का स्पीड होल्ड करना चाहिए और बारिंग में आ जाना चाहिए। ये विद द वैक्यूम है बारिंग के लिए स्पीड। इस पूरे प्रोसेस में जो कॉस्टिंग डाउन होता है मतलब टरबाइन ट्रिप करने से 3000 RPM से लेकर बारिंग स्पीड आने तक 120 से 130 RPM आने तक जो टाइम लगता है टरबाइन को वो कॉस्टिंग डाउन टाइम कहलाता है। कॉस्टिंग डाउन टाइम जो है ट्रिपिंग से बारिंग स्पीड आने की जो टाइम होती है जनरली ये 40 से 50 मिनट्स होती है विद वैक्यूम। लाइट अप के क्राइटेरिया में जो इम्पोर्टेंट स्पीड है टरबाइन की वो यहाँ पर शो किया गया है। 70 RPM जो स्पीड होती है वो टरबाइन की बारिंग स्पीड होती है विदाउट वैक्यूम, वैक्यूम नहीं है, मतलब कोल्ड और वार्म लाइट अप के लिए ये रिक्वायर्ड होगा। 120 RPM स्पीड होती है विथ वैक्यूम, बारिंग स्पीड होती है ये टरबाइन की विथ वैक्यूम। ये हॉट स्टार्टअप प्रोसेस में काम आएगा हमें। 360 RPM ये सोकिंग स्पीड है। ये कोई भी लाइट अप जब हम लोग 500 मेगावाट टरबाइन का कर रहे हैं उसमें 360 RPM सोकिंग स्पीड है। इस स्पीड पे हमें ले जाके टरबाइन को कुछ देर तक होल्ड कराना है, फ्यू मिनट्स से लेके 1 आवर 2 आवर तक भी होल्ड करा सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा लाइट अप प्रोसीजर हो रहा है और साथ में क्या टरबाइन की एक्स क्राइटेरियाज जो है जो मीट कर गई है, जिसके बाद ही हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे स्टॉप वाल्व को ओपन कंडीशन या 3000 RPM में टरबाइन को एक्सेलरेट कराने के लिए। उसके बाद 3000 RPM है ये सिंक्रोनाइजेशन स्पीड है और ये रेंज है क्रिटिकल स्पीड का 700 से 2800 RPM के बीच 5 to 6 क्रिटिकल स्पीड्स आएंगी जो इन सारे रेंज के बीच में है। सो इस रेंज में हमें टरबाइन को फास्ट एक्सेलरेट कराते हुए इस स्पीड के रेंज से बाहर रखना है सो दैट टरबाइन पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन ना आए क्रिटिकल स्पीड का। नोट करेंगे कि क्रिटिकल स्पीड डिपेंड करता है मशीन के डिज़ाइन और सॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन में। सो क्रिटिकल स्पीड थोड़ा वेरी कर सकता है, ये कोई फिक्स्ड क्रिटिकल स्पीड नहीं है, बट 5 to 6 क्रिटिकल स्पीड्स हमें मिलती है और उसका रेंज जनरली 700 से 2800 RPM के बीच में रहता है। यहाँ पर बॉयलर के पर्च परमिसिव कर दिया। एक बार टरबाइन ट्रिप कर गया, टरबाइन की स्पीड 3000 RPM से रिड्यूस करके नीचे गिर के बारिंग स्पीड तक आने लगती है, ड्रॉप करके बारिंग स्पीड तक आने लगती है 120 RPM पे जाके होल्ड करके। इस पूरे प्रोसेस में जो कॉस्टिंग डाउन टाइम है वो 40 से 50 मिनट का लगेगा। इस ड्यूरेशन में हम लोगों को बॉयलर साइड में जो कुछ भी प्रॉब्लम आया उसे रीसेट करने के बाद बॉयलर को पर्ज करना है, मतलब बॉयलर को रेडी करना है कि दोबारा से लाइट अप कर पाएंगे। सो बॉयलर को पर्ज करने के लिए हम लोग बॉयलर में एयर पास कराएंगे, एयर पास कराकर कुछ स्पेसिफिक फ्यू मिनट तक क्लीन करेंगे। बॉयलर की पर्ज परमिसिव डिस्कस की गई है एक सेपरेट वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। नॉर्मली बॉयलर की जो पर्च परमिसिव है वो ये है कि बॉयलर ट्रिप कंडीशन में नहीं आना चाहिए, सारे ऑयल के जो वाल्व्स है वो बंद होने चाहिए, PA फैन फीडर सारा ऑफ होना चाहिए,
हॉट गेट मिल का सारा क्लोज होना चाहिए, सारे ऑक्सिलरी डैम्पर मॉड्यूलेटिंग होना चाहिए, एयर फ्लो हमारा 30 से 40% के बीच में होना चाहिए। सो ये अप्रॉक्स 600 टू 700 टन पर आवर होता है 500 मेगावाट यूनिट के लिए। और सारे एलिवेटर का स्कैनर नो फ्लेम शो करना चाहिए, और एमएफटी का डीपीयू नॉट फ्रोजन कंडीशन में होना चाहिए, मतलब हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। बॉयलर के पर्जिंग के बाद हम लोग बॉयलर लाइट अप करेंगे और 4 to 6 ऑयल गन्स लेंगे सीडी और ईएफ एलिवेशन में। हॉट स्टार्टअप के टाइम में उतना ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप नहीं करता है, सो ऑयल गन जो सर्विस में लेंगे वो हायर साइड के ऑयल गन को लेंगे, लेस टाइम में स्टीम के क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं। सो लाइट अप कंडीशन के टाइम में ऑयल गन फायरिंग कंडीशन करेंगे। ये यहाँ पर एक स्पेसिफिक केस दिखाया गया है कि जिस समय यूनिट ट्रिप किया था उस समय लोड अप्रॉक्स 350 मेगावाट था। इस समय यूनिट ट्रिप कर गया और टरबाइन की स्पीड कॉस्टिंग डाउन टाइम में चली गई, और 350 के करस्पॉन्डिंग जो 500 मेगावाट यूनिट में जो स्टीम प्रेशर होता है एमएस प्रेशर, वो अप्रॉक्स 135 केजी पर सीएम स्क्वायर जनरली सेट किया रहता है। सो ये प्रेशर था स्टीम का। जैसे ही यूनिट ट्रिप की है हम लोगों ने सारे बॉयलर साइड के फॉल्ट को रीसेट किया। रीसेट करने के बाद बॉयलर को पर्जिंग में डाला। पर्जिंग में डालने के बाद ऑयल गन सर्विस में लेने का परमिसिव आ गया, तो हम लोगों ने लाइट अप किया। लाइट अप के टाइम में एमएस प्रेशर 120 केजी पर सीएम स्क्वायर होल्ड किया हुआ था। एचआरएच प्रेशर 9 केजी पर सीएम स्क्वायर होल्ड था। एचपी बाईपास का सेट पॉइंट 80 केजी हम लोगों ने दिया था। एलपी बाईपास का सेट पॉइंट 9 केजी दे के रखा था, और BP1 BP2 का जो पोजीशन था वो 20% कर दिया था मैनुअल मोड में। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज करता है कि एचपी बाईपास और HP बाईपास HPBP एंड LP बाईपास LPBP, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइट अप के ड्यूरेशन में, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि स्टीम को रिसर्कुलेशन फॉर्म में घुमाती रहती है, जिससे कि हम लोग पैरामीटर्स स्टीम के अचीव कर सकते हैं। सो इन दोनों को हम लोग सेपरेटली अंडरस्टैंड करेंगे कि जब यूनिट ट्रिप करता है तो इसे हम लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, और लाइट अप के टाइम में इन सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। टरबाइन साइड में हम लोग क्या करेंगे, जो 4 स्ट्रेनर है, एमएस लाइन का 2 स्ट्रेनर, एचआरएच का जो 2 स्ट्रेनर है, उन सब के ड्रेन्स को ओपन कराएंगे। ये ओपन करा देते हैं कि जो कुछ भी स्टीम कंडेंस्ड हो रहा है वो यहाँ से निकल के बाहर आ सके, और फिर ये लाइट अप के टाइम में भी वार्म अप का काम करता है, स्ट्रेनर को हमेशा वार्म अप कंडीशन में रखता है। HPLP बाईपास को चार्ज करेंगे, चार्ज करके स्लोली एमएस प्रेशर को रिड्यूस करेंगे 70 केजी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि BP1 BP2 पोजीशंस किस तरह से चार्ज करके HPLP बाईपास को हम लोग एमएस प्रेशर को होल्ड कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। एमएस टेम्परेचर को हम लोगों को रेज करके 510 से 520 डिग्री सेल्सियस तक लेना है। इसके लिए हम लोगों ने हायर एलिवेशन में ऑयल गन फायरिंग की है, और नीड पड़ने पे कोल मिल भी कट इन करेंगे। एचआरएच प्रेशर को 9 से 12 केजी के बीच में होल्ड कराएंगे। एचआरएच टेम्परेचर 480 टू 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। एलपी बाईपास को ऑटो में रख के फिक्स्ड सेट पॉइंट 9 केजी दे देंगे। इसे भी हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर एचपी बाईपास के बारे में डिस्कशन किया गया। एचपी बाईपास में क्या हो रहा है वो देखेंगे। जैसे यूनिट ट्रिप करता है फास्ट ओपन चला जाता है एचपी बाईपास। सो एमएस में जो भी एमएस लाइन में स्टीम था वो आगे की तरफ स्टॉप वाल्व में टरबाइन के नहीं इंटर कर पाएगा, क्योंकि स्टॉप वाल्व क्लोज हो गया। तो एमएस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज करने लगेगा, और जैसे यूनिट ट्रिप होती है एमएफटी होता है, उस केस में एचपी बाईपास जो है वो फास्ट ओपन कंडीशन में हो जाता है, और दोनों वाल्व BP1 BP2 ओपन हो जाती है। ओपन होने के कारण सारी स्टीम जो एमएस की होती है वो इस तरफ घूमकर आना स्टार्ट करती है और सीआरएच लाइन में चली जाती है। यहाँ पर जो BP1 वाल्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और BP2 वाल्व है, ये दोनों दो बाईपास लाइन है जो एमएस लाइन से निकल कर आ रही है। इसकी पोजीशन 80 टू 90% चली जाती है। जैसे ये 80 टू 90% जाएगी, एमएस प्रेशर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। एमएस प्रेशर रिड्यूस करता जाएगा, हमें एमएस प्रेशर को होल्ड करना। यूनिट ट्रिप के टाइम हमारा एमएस प्रेशर सपोज 130 केजी पर सीएम स्क्वायर था। फास्ट ओपन होने के कारण एमएस प्रेशर ड्रॉप करता जाएगा। ड्रॉप करके एमएस प्रेशर नीचे की तरफ 120 110 ऐसे धीरे धीरे करके नीचे ड्रॉप करता जाएगा, और साथ में ड्रम लेवल को भी ये कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी देगा। जब बाईपास ओपन होता है तो ड्रम लेवल पे प्रेशर, ड्रम में स्टीम का प्रेशर रिड्यूस होने के कारण ड्रम लेवल हायर साइड में मेंटेन करता है। तो ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए और एमएस प्रेशर को होल्ड करने के लिए हम लोग BP1 BP2 के वाल्व को मैनुअल लेते हैं, और मैनुअल लेके इसको रिड्यूस करते जाते हैं। रिड्यूस करके इसको धीरे धीरे करके 60% पे लाते हैं, जिस केस में हम ड्रम लेवल को मेंटेन कर पाएँ, ड्रम लेवल मेंटेन हो पाए, और जो एमएस प्रेशर है उसको हम लोग होल्ड कर पाए। सो हम लोगों ने ऑयल गन फायरिंग के टाइम में एमएस प्रेशर को थोड़ा होल्ड करके 110 120 केजी पर सीएम स्क्वायर के पास रखा था, और जो BP1 BP2 की वाल्व पोजीशन है वो 50 से 60% के पास आ गई थी। सो एचपी बाई ऑटो में फंक्शन करने का क्या प्रोसेस है कि जो एमएस स्टीम प्रेशर होता है वो 130 केजी पर सीएम स्क्वायर ऑटो जनरेट हो रहा था लोड और एमएस फ्लो के अकॉर्डिंग।
उस समय एचपी बाईपास का जो सेट पॉइंट होता है, प्रेशर का सेट पॉइंट, वो ट्रैक करता रहता है। इसको ट्रैक करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकता है। नॉर्मली ये +12 kg करके ट्रैक करता रहता है, और कभी भी किसी रीज़न के कारण अगर एमएस प्रेशर फास्ट इंक्रीज करता है, उस केस में बाईपास ओपन होता है, बाईपास का कंट्रोल वाल्व ओपन होता है और इस प्रेशर को रेगुलेट करता है। यूनिट ट्रिप कर जाती है, उस केस में स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाता है, तो स्टीम के पास पाथ नहीं बचता है, जिस कारण से स्टीम के प्रेशर ड्रास्टिकली राइज करती है, और उस केस में ड्रास्टिक राइज के कारण या यूनिट ट्रिप के कमांड के कारण ये फास्ट ओपन कंडीशन में जाके कंट्रोल वाल्व 80 to 90% ओपन हो जाता है, जिसके कारण सारी स्टीम डंप करना स्टार्ट कर देती है सीआरएच लाइन की तरफ। नो, इस स्लाइड में एलपी बाईपास को दिखाया गया। एलपी बाईपास का काम हो गया कि एचआरएच लाइन में जो भी स्टीम रहेगी, उस स्टीम को वो डंप कर देगा डायरेक्टली कंडेंसर में। सो एचपी बाईपास एमएस लाइन से लेकर स्टीम को सीआरएच में डंप कर रहा था, और सीआरएच से स्टीम जा रही थी बॉयलर में, बॉयलर में घूमने के बाद ये एचआरएच लाइन में आ रही थी, एचआरएच लाइन से एलपी बाईपास डंप करेगा कंडेंसर में। इसका ये मतलब हो गया कि जब कभी भी एचपी बाईपास ओपन होगा, एचपी बाईपास अगर ओपन करके ये सीआरएच के प्रेशर को इंक्रीज कराएगा, क्योंकि स्टीम एमएस लाइन से सीआरएच में आ रही थी, सीआरएच का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो कंसिक्वेंटली एचआरएच का भी प्रेशर इंक्रीज करेगा। एचआरएच का प्रेशर इंक्रीज करने के कारण एलपी बाईपास ओपन होगा, और एलपी बाईपास ओपन होके जो स्टीम है उसको कंडेंसर में डंप करना स्टार्ट करेगा, जिससे वो एचआरएच के प्रेशर को कंट्रोल कर पाए। तो एचपी बाईपास का मेन रोल हो गया एमएस के प्रेशर को कंट्रोल करना, उसे एक लिमिटिंग वैल्यू से ऊपर नहीं जाने देगा, ओपन होके उसके प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। एलपी बाईपास का मेन रोल हो गया एचआरएच के प्रेशर को कंट्रोल करना। सो एचपी बाईपास का जो सेट पॉइंट होगा प्रेशर का, वो एमएस प्रेशर के अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा और उसको ट्रैक करता रहेगा। एलपी बाईपास का जो सेट पॉइंट होगा वो एचआरएच प्रेशर को अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा और उसको ट्रैक करता रहेगा। बट यूनिट ट्रिप के केस में क्या होता है कि एमएस प्रेशर शार्पली राइज करता है, जिस कारण से एचपी बाईपास फुल्ली ओपन हो जाता है, और सारा स्टीम जो जिसको पाथ नहीं मिल रहा था, वो पूरा का पूरा डंप करना स्टार्ट करता है सीआरएच में, जिसके कारण एमएस प्रेशर ड्रॉप भी करना स्टार्ट हो जाता है। और एलपी बाईपास का क्या कंडीशन होता है कि वो अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ एचआरएच ड्रॉप करना स्टार्ट करता है कंडेंसर में स्टीम को। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि एलपी बाईपास का फंक्शन एचपी बाईपास से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग किस तरह से एलपी बाईपास काम करता है। नॉर्मल केस में यह होता है कि एलपी बाईपास जो काम करता है वो स्टीम प्रेशर बिफोर एचपी टरबाइन फर्स्ट ब्लेड पे जितना स्टीम का प्रेशर होता है उस पे स्लाइडिंग सेट पॉइंट जनरेट करता है, अप्रॉक्स 1/3 ऑफ द स्लाइडिंग सेट पॉइंट जनरेट करता है। सो एलपी बाईपास कैसे फंक्शन करता है, वो एचपी टरबाइन के फर्स्ट ब्लेड का जो स्टीम प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है, उसके थ्रू ये एक स्लाइडिंग सेट पॉइंट जनरेट करता है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 1/3 होती है जो प्रेशर एचपी टरबाइन के फर्स्ट ब्लेड पे है, उसके थ्रू ये स्लाइडिंग सेट पॉइंट जनरेट करता है। सपोज अगर मानते हैं हम लोग इस केस में 3 kg/cm² एचपी टरबाइन ब्लेड प्रेशर मिल रहा है, फर्स्ट ब्लेड प्रेशर, तो स्लाइडिंग सेट पॉइंट अप्रॉक्स 1 kg/cm² होगा। ये ट्रिप कंडीशन में, क्योंकि ट्रिप होने के बाद ही एचपी टरबाइन की जो प्रेशर है वो ड्रॉप करके ड्रास्टिकली ड्रॉप करने, क्योंकि स्टीम इंटर नहीं कर रहा है तो ड्रास्टिकली ड्रॉप करके 3 kg, 5 kg, 4 kg, 1 kg ऐसी हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंग स्लाइडिंग सेट पॉइंट जनरेट करता है। नॉर्मल रनिंग केस में इसकी वैल्यू तो हाइयर होगी, और उसी के अकॉर्डिंग ये स्लाइडिंग सेट पॉइंट को जनरेट करेगा। और एक यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट सेट पॉइंट देते हैं जो मैनुअली हम लोग इंपुट कर सकते हैं। इसको मैनुअली हम लोग इंपुट करके रखते हैं 6 kg, 3 kg, 9 kg, इस तरह से वैल्यूज़ पुट करके रखते हैं। प्लांट टू प्लांट ये वेरी कर सकता है। ना इस वैल्यू को जो 9 kg यहाँ पर पुट करके रखा है और जो स्लाइडिंग सेट पॉइंट ये जनरेट कर रहा है, इन दोनों को ये कंपेयर करता है, और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही इसका फाइनल सेट पॉइंट बनता है, जिसे हम लोग इफेक्टिव सेट पॉइंट भी कहते हैं। सो टरबाइन ट्रिप करने के बाद क्या होगी, एचपी टरबाइन की जो प्रेशर है वो बहुत ड्रॉप कर जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो स्लाइडिंग सेट पॉइंट का प्रेशर जनरेट होगा वो और कम होगा, और इसे ये कंपेयर करेगा फिक्स सेट पॉइंट से जो नॉर्मली 3 kg, 6 kg या 9 kg होगा। इसे कंपेयर करने के बाद ये फाइनली एक इफेक्टिव सेट पॉइंट निकालेगा। इन दोनों स्लाइडिंग और फिक्स सेट पॉइंट जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो निकलेगा। मैक्सिमम वैल्यू ये 9 kg आएगी, और एचआरएच की प्रेशर जो इंक्रीज कर रही है रेगुलरली, क्योंकि स्टीम जो है एचपी बाईपास वो डंप कर रहा है मेन स्टीम लाइन को सीआरएच में, सीआरएच घूमकर वापस से एचआरएच में आ रहा है। सो ये जो इंक्रीज कर रही है एचआरएच की प्रेशर, उसे कंट्रोल करने के लिए कि उसे 8 kg, 9 kg उसको रखना है, 9 kg होल्ड कराने के लिए ये दोनों कंट्रोल वाल्व और स्टॉप वाल्व एलपी बाईपास का ओपन होगा और स्टीम को डंप करना स्टार्ट करेगा कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर जैसे ही एचआरएच के स्टीम को डंप करेगा उसका प्रेशर रिड्यूस करता जाएगा, और ये ऑटो में ही रह के काम कर सकता है। सो हम लोगों का एलपी बाईपास ऑटो में फंक्शन कर सकता है। वो फिक्स्ड स्लाइडिंग
फिक्स्ड सेट पॉइंट, इफेक्टिव सेट पॉइंट को कंसीडर करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये अपने कंट्रोल वाल्व को ओपन करता जाएगा, जिससे कि वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टीम को डंप करेगा और प्रेशर को होल्ड करेगा एचआरएच के 8 से 9 केजी के पास। सो एचपीएलपी बाईपास को कंट्रोल करने के बाद हम लोगों के पास फाइनली एमएस प्रेशर है। सपोज 100 केजी पर सी एम स्क्वायर का एमएस प्रेशर हम लोगों ने होल्ड किया है। एचआरएच प्रेशर है हम लोगों के पास, सपोज 9 केजी का सेट पॉइंट, फिक्स सेट पॉइंट देकर होल्ड करा कर रखे हैं। सो और एमएस टेम्परेचर जो कि राइजिंग रहेगा क्योंकि हम लोगों ने ऑयल गन सर्विस में ले लिया है और एक मिल भी कट इन कर चुके हैं। सो 510 520 डिग्री सेल्सियस है। इसके राइज को भी हम लोगों को ऑब्जर्व करते रहना है कि एमएस प्रेशर राइजिंग है कि नहीं, किस रेट से राइजिंग है। सो उसके बाद हम लोग सेकेंड मिल को कट इन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक पीए फैन हम लोग पहले ही चला चुके थे क्योंकि हम लोगों को मिल कट इन करने से पहले पीए फैन चलाना होगा और एक सी लेयर फैन भी चला चुके होंगे। सो सी लेयर फैन ए एंड पीए फैन ए हम लोग सर्विस में ले चुके हैं। उसके बाद एक मिल को सर्विस में लिए थे ताकि हम लोग एमएस प्रेशर को होल्ड कर पाए और एमएस टेम्परेचर का राइजिंग रेट रख सकें। सेकेंड मिल को कट इन करेंगे। नॉर्मली जो प्रेफर करते हैं हम लोग कोल मिल डी को प्रेफर करते हैं फर्स्ट मिल के लिए। फर्स्ट मिल के लिए इसको प्रेफर करने का रीज़न ये है कि हायर एलिवेशन का मिल है, जिसके कारण से हम लोगों को टेम्परेचर का रेट मिल पाएगा जो रेट हम लोगों को चाहिए और हम लोग लेस टाइम में टेम्परेचर को गेन कर पाएंगे। प्रेशर तो ऑलरेडी होल्ड है ही, एचपी और एलपी बाईपास के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोगों ने एमएस प्रेशर को होल्ड करके रखा है। टेम्परेचर को गेन करने के लिए हम लोग ऑयल गन भी रख रहे हैं। हायर एलिवेशन में ऑयल गन भी सर्विस में रख सकते हैं और कोल मिल दिल्ली को कट करेंगे ना। सेकेंड मिल जो हम लोग कट करेंगे वो कोल मिल चेन्नई को प्रेफर करेंगे और स्लोली लोड करेंगे मिल को लोड करके 60 to 70 टन पर आवर का फीड रेट कोल का लाएंगे, टन पर आवर। इस फीड रेट को लाएंगे ताकि हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को राइजिंग रेट में रख पाएँ। और अब हम लोग जनरेटर को रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद टरबाइन को रीसेट करेंगे। टरबाइन को रीसेट करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग EHTC पेज में जाएंगे। EHTC पेज में एक स्टार्टिंग डिवाइस कंपोनेंट है। स्टार्टिंग डिवाइस हाइड्रोलिक कंपोनेंट है जिससे ऑयल जनरेट होता है। उसके पोजीशन को हम लोग, जो भी पोजीशन उस करेगा उसका नॉर्मल पोजीशन 80 से 100 के बीच में रहता है, उसके पोजीशन को रिड्यूस करके धीरे धीरे 0% पे लाएंगे। जैसे ही वो 0% पे आएगा टरबाइन रीसेट हो जाएगा। टरबाइन रीसेट होने का मतलब है ट्रिप ऑयल को जनरेट कर देगा। ट्रिप ऑयल जनरेट होगा मतलब टरबाइन आपका रीसेट हो चुका और भी बाकी सारे ऑयल्स हैं जो रिक्वायर्ड है वो जनरेट हो जाएंगे। टरबाइन रीसेट करने के बाद सारे एक्स क्राइटेरियाज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी एक्स क्राइटेरिया जो स्टॉप वाल्व के ओपन होने के लिए कंडीशंस देते हैं उन सबको फुलफिल होने के बाद हम लोग स्टार्टिंग डिवाइस को ही इंक्रीज़ कराना स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग डिवाइस जो हाइड्रोलिक कंपोनेंट है उसको हम लोग इंक्रीज़ कराएंगे, 0 से धीरे धीरे इंक्रीज़ करा के 26-27% तक लेकर जाएंगे। कमांड आगे की तरफ भेजता जाएगा। इस कमांड के थ्रू क्या होगा कि जो हमारा स्टॉप वाल्व है उसमें कमांड जाएगा। एचपी टरबाइन आईपी टरबाइन दोनों के स्टॉप वाल्व में कमांड जाता है और ये 26 से 28-30% तक में स्टॉप वाल्व को ओपन कमांड देकर ऑयल के प्रेशर से ओपन कर देगा। सो सारे एक्स क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाएंगे स्टॉप वाल्व ओपनिंग के लिए तो हम लोग इंक्रीज करेंगे स्टार्टिंग डिवाइस के पोजीशन को अप टू 26% और अगर ओपन नहीं होता तो 27-28% तक जाएंगे। स्लोली करना है ये काम क्योंकि ये प्रेशर ऑयल प्रेशर है जो एचपी टरबाइन के स्टॉप वाल्व और आईपी टरबाइन के स्टॉप वाल्व को 1 बाय 1 करके ओपन कर देगा। जैसे ही ये ओपन होगा उस समय हम लोगों का स्टीम कंजम्पशन थोड़ा सा जाएगा स्टॉप वाल्व के अंदर और हो सकता है ड्रम लेवल फ्लक्चुएट करेगा और एमएस प्रेशर ड्रॉप करेगा। उस केस में हम लोग बाईपास को कंट्रोल कर सकते हैं। एचपी बाईपास का BP1 और BP2 वाल्व को हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं जिससे कि हम लोग दोबारा से एमएस प्रेशर को होल्ड कर पाएँ, एमएस प्रेशर को होल्ड कर पाएँ और साथ में ड्रम लेवल को भी कंट्रोल कर पाएँ। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑपरेटर ड्रम लेवल कंट्रोल पे बैठा है उसको ये पता होना चाहिए कि अभी स्टॉप वाल्व को ओपन कमांड दिया जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग डिवाइस को 26-27% के पास ले जाया जा चुका है और स्टॉप वाल्व ओपन होने वाला है। उस समय उसे ये पता होगा तो ड्रम लेवल कंट्रोल करना ईजी होगा क्योंकि वो रेडी रहेगा कि BP1 BP2 वाल्व को थोड़ा सा क्लोज करना है। उससे एमएस प्रेशर भी होल्ड करेगा और ड्रम लेवल भी कंट्रोल ईजिली किया जा सकता है। सो स्टॉप वाल्व के ओपनिंग कंडीशन के टाइम में क्या हुआ कि एमएस टेम्परेचर जो था हमारा वो लगभग 520 डिग्री सेल्सियस है। ये एक स्पेसिफिक केस है और एमएस प्रेशर को हम लोगों ने होल्ड करके रखा था 80 केजी पर सीएम स्क्वायर के पास और इस समय BP1 BP2 की वैल्यू हमारी थी 55%। जब सारे एक्स क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे रोलिंग के लिए, रोलिंग मतलब कि टरबाइन का अब स्पीड रेफरेंस हम लोग 360 RPM देने वाले हैं। सो रोलिंग के जब सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे, सारे जो एक्स क्राइटेरिया है उसको वॉच करेंगे और देखेंगे जो कुछ भी एक्स क्राइटेरिया हमने 360 RPM देने के लिए फुलफिल हो चुका है तो हम लोग स्पीड रेफरेंस के लॉजिक में जाकर स्पीड रेफरेंस को 360 RPM का कमांड देंगे। जैसे हम लोग 360 RPM का कमांड देंगे ये एक कमांड जनरेट करके कंट्रोल वाल्व को आउटपुट भेजेगा और कंट्रोल वाल्व उस हिसाब से
स्लाइटली ओपन हो जाएगा। जब रोलिंग हो रहा हो 360 आरपीएम पे टरबाइन जैसे जाएगी, मतलब स्टीम का फ्लो हुआ है टरबाइन के साइड में, और स्टीम का फ्लो जैसे ही टरबाइन के साइड में होगा तो एमएस प्रेशर फिर से ड्रॉप करेगी और ड्रम लेवल फिर से ऊपर की तरफ राइज करेगा। इसको फिर कंट्रोल करने के लिए वो BP1 BP2 के पोजीशन को मेंटेन कराएंगे। सो डिक्रीज करेंगे BP1 BP2 के पोजीशन को ताकि हम लोग मेंटेन कर पाएँ एमएस प्रेशर को और ड्रम लेवल को। तो यहाँ ध्यान देकर रखना पड़ेगा, जो ड्रम लेवल के ऑपरेशन पे बैठा है उसे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस समय फर्स्ट रोलिंग हो रही है टरबाइन की, उस समय भी ड्रम लेवल बहुत फ्लक्चुएट करने वाला है, एमएस प्रेशर भी ड्रॉप करने वाला है। सो उसे इन्फॉर्मेशन हमेशा होना चाहिए कि अभी 360 आरपीएम में टरबाइन रोल करने वाली है। टरबाइन को रोलिंग में रखेंगे 5 to 15 मिनट्स अकॉर्डिंग टू एक्स क्राइटेरिया। अगर आपका बहुत ही फास्ट एक्स क्राइटेरिया मीट कर जाता है हॉट लाइट अप के केस में जो होता है, तो हम लोग 360 आरपीएम पे ज़्यादा देर टरबाइन को होल्ड नहीं करेंगे, 10 to 15 मिनट भी होल्ड करने से काम हो जाएगा। एक्स क्राइटेरिया बस मीट करना चाहिए और साथ में कुछ देर तक एक्स्ट्रा सोकिंग कराते हैं ताकि सेफ रहे, कोई थर्मल स्ट्रेस वाइब्रेशन ना आए। बट नॉर्मली कोल्ड और वार्म लाइट अप में ये आवर्स में होता है। सो 360 आरपीएम में आवर्स 1 आवर 2 आवर तक के लिए भी छोड़ना पड़ता है कभी कभी रोलिंग करने के लिए और एक्स क्राइटेरिया मीट करने के लिए। जब सारे एक्स क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे 3000 आरपीएम के लिए, उसके बाद स्पीड रेफरेंस में 3000 आरपीएम की वैल्यू देंगे और इस समय भी ड्रम लेवल और एमएस प्रेशर दोनों ड्रॉप करेगा और BP1 BP2 को हमें कंट्रोल करना होगा। सो 3000 आरपीएम के कंडीशन में जो हमारा स्पेसिफिक केस है उसमें क्या हुआ था, एमएस टेम्परेचर 520 डिग्री सेल्सियस था, एमएस प्रेशर ड्रॉप करके 70 kg पर सीएम स्क्वायर पे होल्ड कर रहा था, एचआरएच प्रेशर 10 kg पर सीएम स्क्वायर था, BP1 BP2 की पोजीशन 45% थी। उसके बाद क्या होगा कि एक्स क्राइटेरिया जब सारे फुलफिल कर जाएंगे इंक्लूडिंग द सिंक्रोनाइजेशन क्राइटेरिया, तो मशीन को हम लोग सिंक्रोनाइजेशन में डालेंगे। मशीन को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करने का काम इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन का है, वो मशीन को सिंक्रोनाइज करेंगे। जैसे ही मशीन सिंक्रोनाइज होगा लोड आ जाएगा अप्रॉक्स 25 से 30 मेगावाट लोड राइज करेगा और ये शो करेगा लोड के आउटपुट वैल्यू में। सो उस समय क्या होगा कि स्टीम रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी टरबाइन के अंदर। स्टीम रिक्वायरमेंट जैसे ही बढ़ेगी तो एमएस प्रेशर भी ड्रॉप करेगा और फिर से ड्रम लेवल फ्लक्चुएट करेगा। इस समय भी हम लोगों को HP बाईपास को BP1 BP2 को 10 to 20% करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एमएस प्रेशर एंड ड्रम लेवल कंट्रोल। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर BP1 BP2 बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना पड़ेगा, 45 से 10 to 20% करना पड़ सकता है, क्योंकि अब जो स्टीम है वो टरबाइन की तरफ पूरी तरह से स्टार्ट हो गई है एंटर करना। तो हमें जो स्टीम जो बाईपास करा रहे थे उसका वाल्व धीरे धीरे करके क्लोज करना है और स्टीम को अब हम टरबाइन के थ्रू भेजेंगे ताकि वो पावर जनरेट कर पाए। फाइनली BP1 BP2 की वैल्यू जो है 10 to 20% हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रेशर और ड्रम लेवल कंट्रोल, ये देख कर ही करना है। एट द टाइम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हम लोगों को लोड रेफरेंस वैल्यू पहले से ही दे के रखना है 50 मेगावाट और पीआर मैक्स की वैल्यू 70 मेगावाट करके रखना है EHTC पेज में। जैसे ही मशीन सिंक्रोनाइज हो स्मूथ चेंज ओवर हो जाए स्पीड कंट्रोल से लोड कंट्रोलर। सिंक्रोनाइजेशन के बाद मशीन मस्ट कम इन लोड कंट्रोलर मोड फ्रॉम स्पीड कंट्रोल मोड ना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ सकता है कि स्पीड रेफरेंस NR की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करा कर देते हैं ताकि ये स्मूथ ट्रांजिशन हो पाए और मशीन स्पीड कंट्रोल मोड में ही ना रह जाए। सो ये ऑटो शिफ्ट करता है मशीन स्पीड से लोड कंट्रोल मोड में। जैसे ही लोड कंट्रोल मोड में आ जाएगी इसे इंक्रीज करके लोड का वैल्यू 50 मेगावाट से इंक्रीज करके हम लोग 70 मेगावाट करेंगे और साथ साथ में पीआर मैक्स का वैल्यू भी रिलेटिवली इंक्रीज कराते रहेंगे। सो 90 मेगावाट 95 मेगावाट ऐसा कुछ पुट करेंगे। BP1 BP2 को जो HP बाईपास का प्रेशर सेट पॉइंट है इसको राइज करेंगे और BP1 BP2 को रिड्यूस करेंगे, बट स्टिल इसको 10 to 15% के पास रखेंगे, मतलब कुछ पार्ट ऑफ स्टीम को अभी भी रिसर्कुलेट करते रहेंगे सिस्टम में। और जब लोड इंक्रीज करके 120 110 मेगावाट हो जाएगा तो HP बाईपास को हम लोग मैनुअल मोड से ऑटो मोड में, यूनिट का लोड 120 मेगावाट जब आ जाएगा तो हम लोग LP हीटर 2 and 3 को चार्ज करेंगे और एक्सट्रैक्शन स्टीम टू डेरिएटर को भी चार्ज करेंगे। यूनिट का लोड जब 150 मेगावाट के पास आ जाएगा या एवब हो जाएगा तो HP हीटर्स को हम लोग सर्विस में लेंगे, चार्ज करेंगे, स्टीम साइड को चार्ज करेंगे और कट इन करेंगे कोल मिल B को, PFN B को भी कट इन करेंगे क्योंकि अब हमें 3 मिल चलाना है, 3 से 4 मिल चलाने के लिए दूसरा PFN भी कट इन करेंगे। दोनों PFN को इक्वलाइज करेंगे लोडिंग को और PFN मास्टर को ऑटो मोड में डालेंगे और अभी तक एयर फ्लो जो FD फैन है उसको मैनुअल मोड में रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग लोड के अकॉर्डिंगली हम लोग एयर फ्लो को मेंटेन करते रहेंगे। 170 मेगावाट जब लोड आ जाएगा अप्रॉक्स तो उसके बाद हम लोग FDV16 को जो फीड वाटर मोड है उसको ऑन करेंगे और जो DP मोड था मतलब FDV 13 14 एंड 15 ये जो कंट्रोल मोड था फीड वाटर लाइन का उसको धीरे धीरे करके ऑटो कंट्रोल में डाल देंगे, बंद करके ऑटो कंट्रोल में डाल देंगे। सो अभी जो टोटल फ्लो होगा ड्रम लेवल कंट्रोल के लिए वो 100% वाले लाइन से हो जाएगा और 30% लाइन को हम लोग ऑटो कंट्रोल में
क्लोज करके डाल देंगे। नो, कोल मिल ई को कट इन करेंगे और कोल मिल ए को कट इन करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग कट इन करेंगे और लोड को 200 मेगावाट तक लेकर जाएंगे। नो, कोल मिल का सिलेक्शन कि किस कौन से कोल मिल को कट इन करना है ये डिपेंड करता है कि किस रेट से आपका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कराना है। सो उसके अकॉर्डिंग ही कोल मिल्स को कट इन करेंगे। बट नॉर्मली प्रेफर्ड होता है कि कोल मिल डी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सी कट इन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ई कट इन कर सकते हैं अगर टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है तो, फिर बी और ए को कट इन कर सकते हैं। टीडीबीएफपी को सर्विस में लेने के, एक टीडीबीएफपी को सर्विस में लेंगे, एमडीबीएफपी के साथ ही रखेंगे उसे सर्विस में। और जब लोड 270 मेगावाट तक राइज कर जाएगा तो गन्स को रिमूव करेंगे और क्लोज ऑब्जर्वेशन रखेंगे फ्लेम पे। रिकमेंडेड है कि 3 ऑयल गन फिर भी सर्विस में रखेंगे कुछ देर के लिए, लोड 270 मेगावाट के केस में। जब लोड 300 मेगावाट आ जाएगा उस केस में फिफ्थ और सिक्स्थ कोल मिल को भी कट इन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोल रेशियो, कितना कोल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। बट फिफ्थ को कट इन करना रिकमेंडेड है। ऑयल गन्स को रिमूव करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेम कंडीशन। सारे ईएसपी फीड्स को चार्ज करेंगे जब फ्लू गैस टेम्परेचर ग्रेटर देन 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ईएसपी के गेट पे। सेकेंड टीडीबीएपी को सर्विस में लेंगे और एमडीबीएपी को अनलोड करके रनिंग कंडीशन में रखेंगे। अगर कुछ भी अनइवन होगा तो एमडीबीएपी को दोबारा सर्विस में ले सकते हैं। तो इसे इसलिए कुछ देर तक हम लोग एमडीबीएपी को अनलोडेड कंडीशन में चलाएंगे। ड्रम प्रेशर को एक लिमिट में रखेंगे। ये लिमिट केमिकल लैब से हमें सजेस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलिका लेवल। सो हमारा टेक्निकल मिनिमम अचीव हो जाएगा और हॉट लाइट अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी।